लाइव कीजिए। हो गया लाइव है। चलिए तो आ जाइए, देखते हैं अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 में जहां तक क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे वहां से आगे कंटिन्यू देखते हैं। बुधवार को मेरा क्लास होना चाहिए था, लेकिन बिट्टू सर बोले हम ही लेंगे क्लास। बोले ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो इसी वजह से बुधवार को मेरा क्लास नहीं हुआ था। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 150 तक हम लोग देख लिए थे। जल्दी से इस चैप्टर के क्वेश्चन को समाप्त करके आज से ही जो प्रमुख छोटे छोटे विद्रोह है उस विद्रोह की शुरुआत कर देंगे। खैर वो याद करने वाला है, लेकिन हम आपको समझा बुझा करके याद करवा देंगे क्लास में, समझ गए। और उसमें नोट में बहुत ज्यादा दे दिए हैं, लेकिन उतना ज्यादा आपको बिहार दरोगा परीक्षा को करने के लिए नहीं करना है, लेकिन फिर भी करना तो है ही। हर चीज आपके सिलेबस का पार्ट है। और आज के डेट में आप देख ही रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। जितना वर्टिकल पढ़िएगा, जितना डेप्थ में जाके पढ़िएगा, उतना बेहतर आप रह पाइएगा। तो आ जाइए, सबसे पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। और पीडीएफ तो अपलोड करवा दिए थे, 2-3 दिन पहले ही करवा दिए हैं, और टेलीग्राम पे भी तो डाल ही दिए थे, समझ गए। तो आ जाइए, सब लोग निकाल के लेते आए हैं ना। हाँ आ जाइए, 150 हो गया था। 150 के बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 151। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा आप। 151 नंबर कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस यानी राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था। देखिए एक तो पहली बात यह है कि जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नामक संगठन है यह कांग्रेस की एक सहायक संस्था थी। यह कांग्रेस की एक सहायक संस्था थी। कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन था और कांग्रेस अपने आप को राजनीतिक स्तर पर ही मजबूत बनाना चाहता था। कांग्रेस समाज में फैली कुरीतियों के ऊपर ध्यान न देकर भारत के लोगों को अधिकार दिलवाने हेतु प्रयासरत था। तो कांग्रेस ने यह सोचा कि हम तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस ने यह सोचा हम तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन भारत के भीतर जो बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा या अन्य कुरीतियां हैं उन कुरीतियों से कौन लड़ेगा। तो कांग्रेस ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से ही कांग्रेस के भीतर नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में किया। 1887 ईस्वी में किया। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आंसर ढूंढिए, क्या होना चाहिए? बी। क्या होना चाहिए? बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया, जो संगठन आपको नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कहलाया। अगर नहीं समझे हैं तो इसको समझिएगा, इसको समझना जरूरी है, कांग्रेस से संबंधित चीज है। देखिए अंग्रेजों से अधिकार लेना एक अलग बात है। भारत के भीतर हिंदू समाज में प्रचलित बुराइयों को लेकर आंदोलन चलाना यह अलग बात है। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे आपका परिवार है, आपका परिवार है, परिवार में कोई बुराई है, एक बात यह हो गई। फिर सामने वाला कोई है जो आपके अधिकार हड़प लिए हैं, जो आपके जमीन हड़प लिए हैं, कोई दूसरा व्यक्ति जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है वो आपका जमीन हड़प लिया है, तो
तो उससे लड़ना अलग बात है, यानी अपने परिवार से लड़ना, अपने परिवार के भीतर की कमियों को दूर करना एक अलग बात है, और दूसरों से अपने अधिकार लेना यह अलग बात है। तो कांग्रेस का उद्देश्य था अंग्रेजों से अपना अधिकार लेना, कांग्रेस का उद्देश्य था अंग्रेजों से अपना अधिकार लेना, लेकिन देश के भीतर जो बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए कांग्रेस ने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नामक संगठन की स्थापना की थी। आशा करते हैं अब आप थोड़ा सा पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर समझे होंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई नहीं, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थनों में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। गलत है ये भी। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, हां चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, हां सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा कौन कौन सही है? 3 और 4। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856 में कौन कौन सा कानून पारित हुआ? धार्मिक असुविधा कानून, हां। सती निषेध रेगुलेशन नहीं, 1829 में यह पारित हुआ था। हिंदू पुतबा पुनर्विवाह कानून, हां पारित हुआ था। राज हड़पने का सिद्धांत 1848 में। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3। यहां पर कर लीजिए बी और सी, बी और सी कीजिए। सी और डी किया है, इसको बी और सी कीजिए। बी और सी, बी और सी कर लीजिए। पश्चिमी भारत के डीके करबे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा ना, सती प्रथा तो इनके आने से पहले ही खत्म हो चुका था, तो सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। विधवा पुनर्विवाह, हां। स्त्री शिक्षा, हां। आंसर हो जाएगा बी और सी। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, हां सही है ये। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, हां। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, हां। राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? नहीं, सती प्रथा के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे। उनकी अपनी भाभी सती हुई थी ना जी, हाँ। आंसर डी। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? दास प्रथा, दास प्रथा, और दास प्रथा को ही गुलामी प्रथा भी कहा जाता है, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? गुलामी प्रथा। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया? 14 वर्ष। कितना वर्ष? 14 वर्ष निर्धारित किया। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में संघर्ष करता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? ये पैराग्राफ है बीएम मालाबारी, बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु, शारदा अधिनियम के तहत लड़की 14, लड़का 18, लड़की 14 वर्ष और लड़का 18 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट जो है
बाल विवाह से, बाल विवाह प्रतिबंध से, बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम वोलाटवस्की और कर्नल आलकाट, मैडम वोलाटवस्की और कर्नल आलकाट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय एनी बेसेंट ने बनाई थी, उसी के कारण भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी लोकप्रिय हुई थी, सफल हुई थी। आंसर है एनी बेसेंट। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ये तो सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, सही है। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम वोलाटवस्की, कर्नल आलकाट, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। आंसर डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज ऑप्शन के अकॉर्डिंग रानाडे पे जाइएगा ना जी, रानाडे क्या हो जाएगा? रानाडे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन स्वामी, तो क्या होगा? द अ स ब, द अ स ब, डी। निम्न में कौन सुमेल नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, सही है ये। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, नहीं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सही है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है, मतलब कौन एक गलत है? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, सही है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ना। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज के सबचंद सेन, सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, सही है। तुलसीराम को ही शिवदयाल साहब कहा जाता है या शिवदयाल साहब को ही तुलसीराम कहा जाता है, तो दोनों एक ही बात है, यहां पर कंफ्यूजन में नहीं आना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्या हो जाएगा? बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई, मानव धर्म सभा सूरत में, आर्य समाज बंबई में, नदमा उल उलमा लखनऊ में। 3 2 1 4, 3 2 1 4। आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। सुमेलित कीजिए। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे। रामकृष्ण मिशन स्वामी सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद 2143 सी। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ना, गलत है। तत्वबोधनी सभा केशव चंद्र सेन, गलत है। सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, गलत है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सही है। इसमें सही कौन है? डी नंबर, डी। एमसी शीतलबार, बी एन रॉ तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905, 1905। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नडार। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक,
किसका है? बाल गंगाधर तिलक। काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये, निश्चित तौर पर इसको याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का वो स्टेटमेंट है, और उसके बाद ये जो इन विद्वानों का स्टेटमेंट है, इन विद्वानों का जो मानना है, इन चारों विद्वानों के स्टेटमेंट को भी आप याद रखिएगा। यहां पर हम आपको बता देते हैं कौन सा स्टेटमेंट किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है। राजा राम मोहन राय का यह मानना था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप किसमें है? उपनिषद, उपनिषद में है। केशव चंद्र सेन, यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, यानी ब्रह्म समाज का विस्तार पूरे विश्व में करना चाहिए, बताए थे ना, समझ गए। यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की गई है। रामकृष्ण परमहंस, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। आंसर 4, 1, 2, 3, आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। देखिए, अगर लेक्चर आप ध्यान से सुने होंगे, हर बात हम आपको बताए हैं, समझ गए, हर बात बताए हैं, आराम से क्वेश्चन को आप बना सकते थे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज नहीं, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, माजदायन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही संयोजन पहचानिए। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडु। यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। रहनुमाई माजदायन सभा नेरोजी फरदौनजी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपर्युक्त सभी, सभी सभी जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, हाँ। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, हाँ। आर्य समाज के संस्थापक जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे स्वामी श्रद्धानंद और लाला हंसराज। लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया और स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का गठन किया। तो शिक्षा में तो योगदान दिया ही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है, हाँ। आंसर 1, 2 और 3 सही है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। भारत में नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुई। ज्योतिबा फूले, उन्होंने हिंदू महिलाओं के दयनीय जीवन के बारे में एक पुस्तक लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की ताकि उन विधवाओं को आश्रय प्रदान किया जा सके जो पति के संबंधियों, पति नहीं पति होगा, जो पति के संबंधियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित थी। बाद में अपने जीवन के शेष काल में उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। यह महिला थी पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई। इसका उत्तर मेरे ख्याल से ए दिया है। क्या दिया है उत्तर? देखिए तो क्या दिया है? ए दिया है। उत्तर को काट लीजिए, ए को काट करके कर लीजिए सी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? पंडित रमाबाई। ये उत्तर गलत है, समझ गए? चलिए, आप लोग याद रखे हैं ना क्या वो उत्तर गलत है? देखते हैं 220 क्वेश्चन में क्या वो उत्तर गलत होता है। आप लोग कहते हैं बहुते गलत रहता है। हाँ, देखते हैं, अंतिम में हमको भी बता दीजिएगा, समझ गए? तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति,
निर्धन और सर्वसाधारण नहीं, इसको नहीं किया था। उदार रजबारे वर्ग, हां किया था, 1, 2 और 4। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। 1905। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, जेम्स ए हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन जो है 1780 में किया गया था। 1780 में। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी। 1784 में की गई थी। 1784 में। देखिए क्या होगा, क्या होगा? बी होगा ना। उन्नीस 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में किसके विरुद्ध था? मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। कौन था? देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने किया। किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। संस्था और संस्थापक। सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया है, 1। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है, 2। निष्काम कर्मठ की स्थापना डीके कर्बे ने किया है, 3। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एनएम जोशी ने किया है, 4। 1, 2, 3 और 4। वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्रीराम वाजपेयी ने। श्रीराम वाजपेयी ने। 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वार आंदोलन के नेता थे करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। ये तीनों था, 1, 2 और 3। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। कब पारित हुआ? 1925 में। सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित हुआ। अल हिलाल एवं अल बिलाग, अल बिलाग होगा, अल बिलाग जनरल के संपादक थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीहे उल मौद कहते थे? अहमदिया आंदोलन ना जी, अहमदिया आंदोलन। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मच्छुवाद बन गया है, यह किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि डेरेजियो। कौन आपको? डेरेजियो। डेरेजियो। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश, 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? आर्य समाज। आर्य समाज ने। ठीक है, आर्य समाज ने। याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे ईश्वरचंद विद्यासागर? हां थे। बीएम मालावारी? हां थे। क्योंकि देखिए, इन्होंने जो अधिनियम पारित करवाया उसमें लड़कियों के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया। तो ये भी एक तो बाल विवाह में विश्वास करता था, और दूसरी बात जो है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में भी इनका योगदान रहा है। समझ गए? डीके कर्बे इनका भी रहा है, वीरेशलिंगम पुंतुलु इनका भी रहा है। 1, 2, 3, 4 सब था। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ब्रिटिश विरोधी था? नहीं, ब्रिटिश समर्थक था। ब्रिटिश समर्थक।
कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस समर्थक नहीं, हिंदू विरोधी, हाँ हिंदू विरोधी था। अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम आंदोलन था तो स्वाभाविक सी बात है हिंदू विरोधी होगा, समझ गए। 2, 3 और 5, आंसर क्या हो जाएगा? सी। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सही है? उन्होंने वेद को अबोध माना, हां। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, हां। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, हां। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया, नहीं, गलत है ये। आंसर 1, 2 और 3। निम्नलिखित में किसने ब्रह्म समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया था? ब्रह्म समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन केशव चंद्र सेन ने बनाया था। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने बनाया था। किसने विधवा गृह की स्थापना की? विधवा गृह की स्थापना डीके कर्बे ने किया। किसने किया? डीके कर्बे, डीके कर्बे। शुद्धि आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था? आर्य समाज। किसका? आर्य समाज, आर्य समाज। अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम क्या कहलाता था? ब्रह्म मैरिज एक्ट। क्या कहलाता था? ब्रह्म मैरिज एक्ट, हाँ ब्रह्म मैरिज एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट। किसने गौरक्षा समिति बनाई थी? देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। देखिए गौरक्षा आंदोलन कौन चलाया था? गौरक्षा आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम भारत के जिस राजनेता ने किया था वे थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के निधन होने के बाद गौरक्षा समिति बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। निम्न में कौन सा कथन ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? वे अपने में बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किए थे। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर कलंक बताया, हां बताया था। उन्होंने दास्ता शीर्षक से एक पुस्तिका लिखी, हां। उन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की, नहीं। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी राणा डे ने किया है। किसने किया है? एमजी राणा डे, एमजी राणा डे ने। आंसर डी। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया? गुलाम अहमद कादियानी, गुलाम अहमद। हमको लगता है इसका भी आंसर गलत। क्या दिया आंसर? देखिए तो डी दिया है, हाँ तब सही है। हाँ डी दिया, हमको लग रहा था सी दे दिया है, ठीक है, नहीं डी दिया है तब सही है। चलिए 1891 के सम्मति आयु अधिनियम के प्रति तिलक की प्रतिक्रिया क्या थी? यानी 1891 में जो सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था, इसके तहत जो है लड़कियों के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया, सॉरी 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया, जिस वजह से बाल गंगाधर तिलक इसके विरोध में आकर के खड़ा हो गए थे। तो सम्मति आयु अधिनियम के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक जो है सम्मति आयु अधिनियम के विरोधी थे। क्या थे? विरोधी। तो वे पूर्ण रूपेण इसके विरोधी थे। वर्ष 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल, एलबी शास्त्री, लाला हरदयाल, एनएम जोशी, एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी। एमजी राणा डे द्वारा मान्य आस्तिक दर्शन था भक्ति मत, भक्ति मत। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सैयद अहमद खां के मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र कौन थे? थियोडोर बेक, थियोडोर बेक। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया? यानी एक से अधिक पत्नी, यानी एक से अधिक जो विवाह पुरुष सब कर लेते थे, इस प्रथा का अंत जो है आपको
सिविल मैरिज एक्ट 1872, सिविल मैरिज एक्ट 1872 के द्वारा किया गया। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1906 में, 1906 में डीके कर्बे के द्वारा, 1906 में किया गया था डीके कर्बे के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसका नारा था? मानव हेतु एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। और एगो स्टेटमेंट है, मानव के लिए ना कोई धर्म ना कोई जाति ना कोई ईश्वर। ये नारा है आपको रायप्पा राजराजन का, रायप्पा राजराजन का जो दरबीर आंदोलन चलाया था दक्षिण भारत में, दरबीर आंदोलन या स्वसम्मान आंदोलन। यह आंदोलन जो है आपको दलित सुधार, दलित जाति में जो कुरीतियां फैली हुई थी उसमें सुधार चलाने हेतु किया गया है, जो है यह एक आंदोलन था। श्री नारायण गुरु। हे देखिए, बोले तो थे बाल गंगाधर तिलक, टिक कर दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, बाल गंगाधर तिलक 215 का पी होगा, सॉरी, बोले तो थे बाल गंगाधर तिलक की, टिक मार दिए, सॉरी। 215 बी, 216 ए। निम्नलिखित में किसने आदिवासियों को जनजाति नाम दिया? ठक्कर बप्पा दिया था, अमृतलाल विठल दास ठक्कर। 218 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमजी राणा डे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किया। हाँ, किया है। 1899 ईस्वी में प्रोफेसर डीके कर्बे ने पूना में विडो होम की स्थापना की और विधवाओं को डॉक्टर, अध्यापिका तथा नर्से बनाकर उनके जीवन में नया उत्साह लाने का कार्य किया। हाँ, आंसर दोनों सही है, सी। निम्नलिखित में कौन दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? दक्षिणेश्वर संत के नाम से रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम व्यक्तियों ने तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। पेरिस में हो रहे 1900 ईस्वी में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में निम्न में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। खत्म हो गया। चलिए, क्या गो आंसर गलत था जी? 4 गो, 4 गो, 4 गो आंसर गलत था। 221 क्वेश्चन में 4 आंसर गलत, यानी पर 3 गो है जी, 4 गो है। अच्छा ठीक है, 4 गो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 4 गो। तो प्रत्येक 50 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो लगभग 50 में 49 सही है, 1 गलत है। तो देखिए लोग का माइंड सेट क्या है, इसको समझिए आप। 50 गो में 49 गो सही है, 1 गो गलत है। 49 गो सही है, ई नहीं बोलेगा कि 49 गो सही है, लेकिन 50 में 1 गो गलत हो जाएगा, कहेगा बहुते गलत, समझ गए। तो लोगों का माइंड सेट देखिए कितना निगेटिव हो चुका है आज के डेट में। अरे ये हमारा एरर नहीं रहता है, ये टाइपिंग एरर रहता है, ह्यूमन एरर रहता है थोड़ा बहुत, समझ गए। और आप हमको ये बात बताइए, दुनिया का कौन ऐसा किताब है जिसमें एरर ना है? कोई भी एक किताब ला करके आप हमको दिखा दीजिए, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी तक की हम बात करते हैं। एनसीईआरटी में हम एरर खोज देंगे, और लुसेंट में तो बथेरो एरर हम खोज देंगे, बहुते एरर खोज देंगे लुसेंट में। लुसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की बात हम कर रहे हैं। जितना लुसेंट में एरर है उतना किसी बुक में एरर नहीं है, समझ गए।
लेकिन फिर भी लोग वही पढ़ता है। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, लुसेंट का डाटा और मेरे डाटा में अगर डिफरेंस हो, मेरा डाटा आप याद रखिएगा, समझ गए। हम लुसेंट से बेहतर ऑथेंटिक सोर्स से हम आपको डाटा लिखाते हैं, समझ गए। चलिए आ जाइए। अब जो अगला चैप्टर है, प्रमुख भारतीय विद्रोह, चैप्टर नंबर 7, प्रमुख भारतीय विद्रोह। प्रमुख भारतीय विद्रोह, चलिए इसकी बात करेंगे हम लोग, इसको जानेंगे। प्रमुख भारतीय विद्रोह, देखिए आपको कभी कताल यहां से प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य तौर पर यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक बीपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक है, बीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। और इस बार बीपीएससी मेंस में, बीपीएससी पीटी में तो इससे पूछा ही पूछा जाता है, बीपीएससी मेंस में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अगर बिहार दरोगा परीक्षा की बात करें तो बिहार दरोगा परीक्षा का यह फेवरेट टॉपिक नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस में भारत का इतिहास है और भारत के इतिहास में छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं, तो आपके सिलेबस का यह पार्ट है। भले यहां से बीपीएसएससी बोर्ड प्रश्न ना पूछे, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आपको पढ़ना है। देखिए कहा जाता है कि स्मार्ट स्टडी कीजिए, यानी जहां से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है उसको पढ़िए। लेकिन कभी काल बोर्ड क्या करता है, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है वहां से पूछबे नहीं करता है, वहां से क्वेश्चन पूछता है जहां से कभी नहीं पूछा है। कभी कभी बोर्ड ऐसा करता है। तो हमारा अपना मानना है, युद्ध भूमि में जब आप उतरिए, हर प्रकार का हथकंडा लेकर के उतरिए, हर प्रकार का अस्त्र लेकर के उतरिए। जो पूछा जाए, जहां से पूछा जाए वहां से जवाब देकर के आइए। तो जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह तो अपने आप में होने वाला एक व्यापक और बड़ा विद्रोह, एक व्यापक और बड़ा विद्रोह था, व्यापक आंदोलन था, बड़ा आंदोलन था। लेकिन 1857 के विद्रोह के अलावे भी भारत में बसने वाली जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। भारत के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। भारत के मजदूरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो 1857 के विद्रोह से इतर, 1857 के विद्रोह से अलग जो कुछ छोटे छोटे आदिवासियों ने विद्रोह किया है, किसानों ने विद्रोह किया है, मजदूरों ने विद्रोह किया है, उन विद्रोहों के विषय में ही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिएगा, जो आपको नोट दिए हैं उसमें भाषा काफी तागड़ा लिख दिए हैं। बीएल ग्रोवर, ज्ञानचंद यादव, बिपिन चंद्रा, इसके बाद एक पुस्तक आता है पलासी से आजादी तक,
उसका नाम देखिए भूल रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बुक है आधुनिक भारतीय इतिहास का, उससे जबरदस्त बुक हम देखबे नहीं किए हैं आज तक, उस राइटर का नाम भूल गए, हम पढ़ते हैं वो बुक। वहां सब यानी कई सारे चीजों से उठा करके जो है इसमें जो भूमिका दिया गया है, भूमिका का भाषा काफी टफ है, लेकिन भूमिका में हम क्या लिखे हैं आप समझिएगा, कुछ भी नहीं लिखे हैं, आसान भाषा में इसको समझिए। देखिए, एक तो आपको आदिवासी ने विद्रोह किया, आदिवासी को ही जनजाति कहा जाता है, आदिवासी को ही क्या कहा जाता है, जनजाति। तो आदिवासी विद्रोह या जनजाति विद्रोह भारत में पाई जाने वाली जनजाति है, संथाल, संथाल, मुंडा, हो, उड़ाव, ये सब भारत में पाई जाने वाली जनजाति है। और भारत में पाई जाने वाली जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया उसी को जनजातीय विद्रोह कहते हैं। जनजातीय विद्रोह में या आदिवासी विद्रोह में आप मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे, आप हो विद्रोह पढ़ेंगे, आप संथाल विद्रोह पढ़ेंगे, ये तमाम विद्रोह पढ़ेंगे। जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि जनजातियों ने विद्रोह क्यों किया। प्रश्न यह उठता है कि जनजातियों ने आखिरकार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया। देखिए, जनजाति या आदिवासी, जनजाति या आदिवासी कहां रहता था? तो जनजाति या आदिवासी रहता था जंगल में, वन में, जंगल में, वन में, पहाड़ पर जनजाति या आदिवासी रहता था। और नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक नियम यह कहता है कि जंगल यानी वन पर आदिवासियों का अधिकार होगा। वन आदिवासियों की संपत्ति है, फॉरेस्ट आदिवासियों की संपत्ति है, जंगल आदिवासियों की संपत्ति है। जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी का जो संपत्ति है उस पर नेचुरल लॉ के तहत हमारा अधिकार होगा, प्राकृतिक नियम के तहत हमारा अधिकार होगा, ना कि किसी अन्य का अधिकार होगा। तो अब आदिवासी अपनी उत्पत्ति से ही, जब से आदिवासियों की उत्पत्ति हुई है, आदिवासी अपने उत्पत्ति से ही जंगलों में निवास करता था। इसीलिए नेचुरल लॉ यह कहता है कि जंगल या वनों पर आदिवासियों का अधिकार होगा, और अधिकार था। लेकिन अंग्रेज जब भारत आया, अंग्रेज कौन था? अंग्रेज फिरंगी था, अंग्रेज विदेशी था। अंग्रेजों को भारत के लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज व्यापारी था। अंग्रेजों ने राष्ट्रीय वन नीति लाई, और अंग्रेजों ने राष्ट्रीय वन नीति लाकर यह घोषणा किया कि वन यानी फॉरेस्ट पर, जंगल पर, वन यानी फॉरेस्ट पर, जंगल पर अब आदिवासियों का अधिकार नहीं होगा। वन अब सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया, और वन पर
अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया, फॉरेस्ट पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया, जंगल पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने राष्ट्रीय वन नीति लाकर जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, वन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। अब भारत में रहने वाले आदिवासियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। वन को तो अंग्रेजों ने सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है, अब हम रहेंगे कहां? तो आदिवासियों के रहने या आवास को लेकर संकट का बादल छा गया। तो आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दूसरा, आदिवासी बहुत स्वाभिमानी प्रकृति के होते थे, बहुत स्वाभिमानी होते थे आदिवासी। और अंग्रेज क्या करता था, आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया करता था। जैसा कि एक हाल फिलहाल की किसी फिल्म में दिखाया गया है, ट्रिपल आर, हाँ ट्रिपल आर, RRR, हाँ उसमें दिखाया गया है। जो गोदना बनाती थी एक लड़की, उसको लेकर के चले गया था ना, तो सिनेमा में भी दिखाया गया है ये चीज। और उसकी मां को मार दिया था ना जी। अगर सिनेमा आप देखे होंगे तो देखिए, सिनेमा देखना चाहिए, सप्ताह में कम से कम एक सिनेमा जरूर देखिए आप। पैसा कौन देगा? है महाराज, मोबाइल में 10 रुपया में 10 सिनेमा भराइए HD क्वालिटी में, और शनिवार को रात में देखिए और रविवार को सुबह देर तक सोइए। समझ गए? बता दिए कब देखना है, कब सोना है? ओ, क्लास रहता है, सुबह में कहां रहता है? शाम में न रहता है महाराज। सिनेमा पर इतना पैसा खर्च होता है महाराज, करोड़ों रुपया लगता है, आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा बताइए? हम तो देखेगा, हम हर सिनेमा देखते हैं, और हम भी वही करते हैं। रूम में टीवी लगाए हुए हैं, बगल वाला को देते हैं अपना पेन ड्राइव भरा के, 10 को ला देता है, बहुत दिन तक चलते रहता है। समझ गए? तो हम भी सिनेमा हॉल में जाके नहीं देखते, फालतू का सिनेमा हॉल में जाना फालतू का पैसा बर्बादी है। चलिए, हाँ, तो आप समझिएगा इस बात को कि जो आदिवासी महिला होती थी, आदिवासी महिलाओं के साथ अंग्रेज दुर्व्यवहार किया करता था। तो आदिवासी पुरुष इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। यह भी एक कारण था, आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो आदिवासियों के विद्रोह के ये कारण थे। अब देखिएगा, अंग्रेज भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब कहिएगा कैसे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया? तो अंग्रेज आदिवासियों से उसका जमीन ले लिया, यह राजनीतिक क्षेत्र का हस्तक्षेप हुआ। फिर आदिवासियों के द्वारा अपने देवी देवता को खुश करने के लिए नर बलि प्रथा का आयोजन किया जाता था, जिसको अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने समाप्त कर दिया। तो धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप हो गया ये। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने
भारत के आदिवासियों की जो पुरातन व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और जब उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो फिर जो है आपको आदिवासियों ने विद्रोह किया। अब एक एक करके हम लोग आदिवासी विद्रोह को जानेंगे, लेकिन आदिवासियों के अलावे भारत के किसानों ने विद्रोह किया। भारत के किसानों ने विद्रोह किया, जिसे किसान आंदोलन कहा जाता है। भारत के किसानों ने विद्रोह किया, जिसे किसान आंदोलन कहा जाता है। अब देखिएगा किसान आंदोलन क्यों हुए। ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी, चाहे वह अस्थाई बंदोबस्त हो, रैयतबारी बंदोबस्त हो, या महलबारी बंदोबस्त हो, या अन्य कोई भी बंदोबस्त हो, हर बंदोबस्त के माध्यम से अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं किसानों का शोषण किया। और किसानों का शोषण अंग्रेजों ने ही नहीं बल्कि किसानों का शोषण भारत के भीतर भारतीय मूल के जमींदारों ने, भारतीय देशी रियासत के राजाओं ने भी भारतीय किसानों का शोषण किया। तो जो किसान विद्रोह था, अगर आप किसान विद्रोह की बात करेंगे तो किसान विद्रोह सिर्फ अंग्रेज के खिलाफ नहीं हुआ था, बल्कि किसान विद्रोह अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय जमींदार और भारतीय राजा महाराजाओं के खिलाफ भी हुआ था। अब किसान विद्रोह क्यों हो रहे थे, किसान विद्रोह के क्या कारण थे, किसान विद्रोह क्यों हो रहे थे और किसान विद्रोह के क्या कारण थे। तो किसान विद्रोह क्यों हो रहे थे और किसान विद्रोह के क्या कारण थे, इसको आप थोड़ा समझिएगा। देखिए, अंग्रेज अपने मन मुताबिक जब चाहे तब लगान की दर बढ़ा देता था, लगान की दर, कर की दर, टैक्स की दर बढ़ा देता था। जैसे मोदी जी का जब इच्छा होता है पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा देते हैं अपना। अगर किसी राज्य में चुनाव होना है तो उस राज्य में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर का दाम घटा देते हैं। ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। और जिसमें चुनाव नहीं होना है वहां बढ़ा देते हैं। तो इस सब के निर्धारण में सरकार का योगदान होता है। अभी अगर भारत सरकार चाहे तो पेट्रोल 70 रुपये लीटर आ सकता है, लेकिन फिर भारत सरकार के इनकम कम होने लगेंगे, देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो जाएगी। फिर मोदी जी 9000 के जहाज पर कैसे चढ़ पाएंगे, 1.5 लाख का पेन कैसे रख पाएंगे, 5 लाख का चश्मा कैसे पहन पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जो है कालीने 20 लाख का कैसे अपने दरबार में बिछा लेगा। तो ये सब भी तो है, समझ गए। पैसा की बर्बादी बहुत करता है राजनेता सब, चाहे कोई भी हो, ठीक है, मोदी हो, राहुल हो, केजरीवाल हो या कोई भी हो, बहुत पैसा की बर्बादी कर, बेवजह फालतू, समझ गए। अपना ठाठ बाट दिखाता है, खाक ठाठ बाट। यहां पर भारत के लोग को खाने के लिए नहीं मिलता है, कभी गांधी मैदान जाइए ना, समझ गए। नीतीश कुमार है यहां का। ओ नेता का मतलब होता है गांधी जैसा नेता होना चाहिए, गांधी जी जैसा नेता होना चाहिए। बताइए, एक धोती में आधा ओढ़ता था आधा पहनता था,
आज के मोदी जी को देखिएगा तो वो अपना सूट पर पूरा मोदी मोदी लिखा लेते हैं। एक दिन में 4 गो सभा करेंगे तो 4 गो ड्रेस बदलेंगे। और गांधी जी एगो धोती पर लंदन चले गए, लंदन से आ गए एगो धोती पर, समझे। चलिए खैर छोड़िए। हाँ, तो जैसे आज की सरकार टैक्स के निर्धारण में कहीं कम कहीं ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा कर देती है, उसी प्रकार से जो है अंग्रेजी सरकार अपने मन मुताबिक लगान की दर बढ़ा देता था अपने मन से। अब होता यह था कि कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं पर अकाल पड़ गया, इसके बावजूद भी किसानों को रियायत नहीं दी जाती थी। और जब इसके बावजूद किसानों को रियायत नहीं दी जाती थी तो किसान अपना विद्रोह पर उतर आया, किसान विद्रोह करने लगा। किसान विद्रोह के अंतर्गत आप अवध के एका आंदोलन को पढ़ेंगे, फिर जो है चंपारण सत्याग्रह को पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह किसान विद्रोह ही है, और भी कई सारे विद्रोहों को आप हाँ, खेरा भी जो है किसान आंदोलन ही है, बारदोली भी किसान आंदोलन ही है, मोपला भी किसान आंदोलन ही है। इन सभी को आप यहां पर पढ़ेंगे, किसान आंदोलन में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मजदूरों ने विद्रोह किया। अब अंग्रेज भारत में कारखाना खोला था, और कारखाना में भारतीय मूल के लोग मजदूरी किया करते थे। मजदूरों से अंग्रेज 18-18 घंटा काम करवाता था, 18-18 घंटा काम करवाता था मजदूरों से। छोटा बच्चा तक से काम करवाता था, 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस। महिलाओं से काम करवाता था, महिला गर्भवती भी होती थी फिर भी जबरदस्ती काम करवाता था। यानी जो अंग्रेजी शासन रहा है ना, काफी क्रूर और अत्याचारी शासन रहा है, काफी क्रूर और अत्याचारी शासन अंग्रेजी शासन रहा है। इसलिए तो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, और स्वतंत्रता आंदोलन के राजनेताओं ने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए आंदोलन किया, और अंततः अंग्रेज भारत से बाहर हो गए। ये विद्रोहों के पृष्ठभूमि के विषय में हमने आपको बताया। इतना बात आपके समझ में, आपके दिलो दिमाग में निश्चित तौर पे रहनी चाहिए। तो कुछ समझ पा रहे हैं आप कि आखिरकार जनजातियों ने या आदिवासियों ने या किसानों ने या मजदूरों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्यों विद्रोह किया? कुछ समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहां पर एक बात, नोट में जो डाटा है अलग अलग सोर्स से लिया गया है। आप जो लुसेंट पढ़ते हैं उससे डाटा इतर होगा, उसके आसपास का डाटा होगा। लुसेंट का भी डाटा सही है, हमारा भी अपना डाटा सही है। अब यहां पर जो जनजातीय आंदोलन या किसान आंदोलन सब है, ये सब आंदोलन, जैसे हाल फिलहाल का किसान आंदोलन देख लीजिए, 1 बरस से ज्यादा चला। तो किसान आंदोलन कई वर्षों तक चलते रहता था, जनजातीय आंदोलन कई वर्षों तक चलते रहता था। किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन की हम लोग बात करें तो जो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन है, ये सब आंदोलन कई वर्षों तक चलते रहता था। तो इसलिए इसबी के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे कि लुसेंट में फलना है, नोट में चिलना है और फलना किताब में ढेकना है। नहीं पढ़ेंगे डाटा के चक्कर में, जो नोट में है उसको याद रखेंगे। और दूसरा चीज, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो ज्यादा महत्वपूर्ण है किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसबी
आप नहीं भी याद रखते हैं तो बहुत ज्यादा आपके कंपटीशन के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस भी पूछा ही नहीं जाता है, ऐसी भी बात नहीं है। कभी कताल इस भी पूछा जाता है, लेकिन इस भी कभी कताल या ना के बराबर पूछा जाता है। लेकिन नेतृत्वकर्ता, क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो नेतृत्वकर्ता हमेशा पूछा जाता है, नेतृत्वकर्ता हमेशा पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में जिस बात पर सबसे ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए वह बात है किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, किस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। इस बात पर आपका जोर ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आया? इस चैप्टर में नोट के हर बात को याद नहीं रखिएगा। नेतृत्वकर्ता कौन थे मूल तौर पर इसको याद रखिएगा, फिर आगे पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे। इसके अलावे किसका वर्ष भी याद रखना है। अब इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, 5 बरस से पढ़ा रहे हैं, अनुभव तो हो ही गया है कि क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है। तो अब देखिएगा एक एक करके हम लोग औपनिवेशिक काल में हुए। औपनिवेशिक काल मतलब ब्रिटिश काल, मतलब जब अंग्रेजों का भारत में शासन था। जगह जगह औपनिवेशिक काल शब्द का प्रयोग होगा। तो औपनिवेशिक काल का अर्थ आप क्या समझेंगे? तो औपनिवेशिक काल का अर्थ आप समझेंगे जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था, जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था या जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। औपनिवेशिक शासन का मतलब आपको यह समझना है। और देखिए औपनिवेशिक शासन में विद्रोह होने का कारण यह भी था कि अंग्रेज जो है ना भारत के लोगों के जीवन में इंटर कर गया था। मतलब अंग्रेज यह चाहता था हमारी जो अपनी परंपरा है, हमारी जो अपनी संस्कृति है, यानी भारत की जो संस्कृति है, अंग्रेज यह चाहता था कि भारत के लोग भारत की संस्कृति को भूल जाए। भारत के लोग हिंदू देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शिव पार्वती को भूल जाए और वो ईसा मसीह की पूजा करने लगे। यह सब अंग्रेज चाहता था। भारत की जो विवाह पद्धति है या भारत की जो अन्य पद्धतियां हैं, भारत की जो संस्कृतियां हैं, उस पर अंग्रेज कुठाराघात किया, उस पर अंग्रेज प्रहार किया। और फिर अंग्रेजों की अगर हम लोग बात करें तो कहां जा तो भारतीय संस्कृति पर भी अंग्रेज प्रहार कर रहा था। यह भी एक कारण था कि ये सब विद्रोह हुए। अब आते हैं एक एक करके बताते हैं कौन विद्रोह क्यों हुआ, कब हुआ, किसका नेतृत्व किसने किया। जब आप नोट में आएंगे तो सबसे पहला होगा मेरे ख्याल से चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह होगा, फिर विजयनगरम का विद्रोह होगा, फिर गंजाम विद्रोह होगा, फिर पॉलीगढ़ विद्रोह होगा, फिर बेलूथम्पी विद्रोह होगा, फिर भील विद्रोह होगा, फिर बघेरा विद्रोह होगा, फिर रामोसी, फिर कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह होगा। ये तमाम विद्रोह होगा। तो अब समझिएगा, आप यहां पे आइए। चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह देखिए, ध्यान दीजिएगा। चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। एक तो पहली बात यह है कि चुआर विद्रोह जो है ना,
बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल। और देखिए दूसरी बात, एक बात हम आपको बताए थे यहां पर, एक बात हम आपको यह बताए हैं अभी कि इस चैप्टर में याद क्या रखना है, तो विद्रोह का नेतृत्व करता। और दूसरी बात, कौन विद्रोह कौन राज्य में हुआ है, यह भी याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, पूछा गया है मोपला विद्रोह किस राज्य में, पाइक विद्रोह किस राज्य में, नागा विद्रोह किस राज्य में। तो दो बात यहां तक। और तीसरा जहां पर जरूरत होगा इसबी, जिसका इसबी जरूरत होगा वहां पर हम इंगित कर देंगे कि फलना विद्रोह का इसबी भी आप याद रखिएगा। जैसे देखिए मुंडा विद्रोह का इसबी याद रखना है। संथाल विद्रोह का इसबी भी याद रखना है। तो कुछ विद्रोह हैं जिसके इसबी भी याद रखने हैं। तो अब चुआर विद्रोह की अगर हम लोग बात करें, तो जो चुआर विद्रोह है, चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था। अब प्रश्न यह उठता है कि चुआर विद्रोह क्यों हुआ था? चुआर विद्रोह क्यों हुआ था? देखिए चुआर विद्रोह क्यों हुआ था। देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा बंगाल का किया, सबसे पहले बंगाल को अपने अधीन किया, और फिर अंग्रेजों ने बंगाल में लगान की दर बढ़ा दी। अंग्रेजों ने बंगाल में क्या किया? लगान की दर बढ़ा दिया, कर की दर बढ़ा दिया, टैक्स की दर बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने बंगाल में जो लगान की दर बढ़ा दिया, उसी को लेकर बंगाल के अलग अलग क्षेत्र के छोटे छोटे राजाओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया। और अंग्रेजों की अगर आप बात करेंगे तो अंग्रेज लगभग हर विद्रोह को दबा देता था। अपनी सैन्य क्षमता के बल पर, अपनी फूट डालो राज करो की नीति के तहत दबा देता था। जैसे अंग्रेज क्या करता था, जैसे मान लिया जाए किसी क्षेत्र का कोई राजा विद्रोह किया, तो अंग्रेज क्या करता था? उस क्षेत्र के उस राजा के प्रतिद्वंदी को अपने में मिला लेता था और फिर विद्रोह को दबा देता था। या फिर इसको ऐसे समझिए, जैसे संथाल विद्रोह है, संथाल विद्रोह हो रहा है, संथाल जाति के लोग विद्रोह कर रहे हैं। अब संथाल जाति के ही कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं और कुछ लोग को अंग्रेज अपने में मिला लेता था। जैसे मोदी जी जब किसान आंदोलन हो रहा था, तो जो वास्तविक किसान था वो आंदोलन कर रहा था, लेकिन मोदी जी अपना फेक किसान बना लिया था और उसको कह रहा था कि आपका ये नया कानून सही है। और फेक किसान जो है अपना कह रहा था कानून सही है, लेकिन फेक फेक होता है, गलत गलत होता है, असत्य असत्य होता है। अंततः मोदी जी को किसान आंदोलन, किसान कृषि कानून जो है, 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा, क्योंकि जो किसान सत्य था, जो वास्तविक किसान था, वो तो धरना पे बैठा हुआ था। तो कैसे ने मोदी जी वापस लेंगे? उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो मोदी जी जल्दी झुकते ना है, लेकिन किसान झुका दिया। और देखिए जो पहलवान सब है, ये सब भी झुकाएगी मोदी जी को, निश्चित तौर पर झुकाएगी, समझ गए। लेकिन इतना गंभीर आरोप है, मोदी जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए था, समझ गए। अरे प्रधानमंत्री होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जैसा, प्रधानमंत्री होना चाहिए इंदिरा गांधी जैसा, प्रधानमंत्री होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू जैसा, प्रधानमंत्री होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, ना कि मोदी जैसा, समझ गए। अटल बिहारी वाजपेयी बताते हैं हम आपको, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे 1965 में, पाकिस्तान आक्रमण कर दिया, खुले मन से लाल बहादुर शास्त्री बोले। उस समय भारत के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आज तो भारत के पास बहुत कुछ है।
खुले मन से भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बोले, मैं खुले तौर पर युद्ध की घोषणा करता हूं पाकिस्तान के खिलाफ और मैं पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आऊंगा। और उस समय आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में था, लेकिन फिर भी लाल बहादुर शास्त्री ने मीडिया में आकर के सबके सामने कहा, मैं पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आऊंगा, चाहे पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका करे या विश्व के अन्य कोई भी देश करे, हमको उससे खाक फर्क नहीं पड़ता है। समझिए, ऐसे थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जब कारगिल युद्ध हो रहा था, उसमें भी अमेरिका दोगलापन कर रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलेंगे लड़ेंगे हम, और अटल बिहारी वाजपेयी लड़े कारगिल का युद्ध। अभी तो मोदी जी सिर्फ कहने के लिए 56 इंच का सीना है, चीन भारत का बहुत जमीन हड़प लिया है, कहां लाल आंख दिखा देता है। अरे एक बार युद्ध हो जाए, क्या दिक्कत, नहीं न करेगा। तो उसके लिए गॉड्स होना चाहिए, ठीक है, गॉड्स होना चाहिए। चलिए, तो खैर छोड़िए, क्या बता रहे थे, चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था, और बंगाल में जो है चुआर विद्रोह छोटे छोटे राजाओं के नेतृत्व में हुआ था। कुछ राजाओं ने बंगाल में जो चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था, जगन्नाथ सिंह, दुर्जन सिंह जैसे नेताओं ने, जैसे राजाओं ने, राजा हुआ करते थे, ये बंगाल के छोटे छोटे क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। जगन्नाथ सिंह, दुर्जन सिंह जैसे राजाओं ने चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था, और चुआर विद्रोह का कारण था लगान की दर में वृद्धि का होना। तो यहां पर दो बात याद रखना है। पहली बात, चुआर विद्रोह कहां हुआ था? हो, चुआर विद्रोह कहां हुआ था? दूसरी बात, चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता, चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता, चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता आए। चलिए, इसके बाद आगे देखिएगा, आगे है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे पढ़ाएंगे, उससे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, वेलुथम्पी विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह। देखिए, वेलुथम्पी विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो वेलुथम्पी विद्रोह जो है केरल में हुआ था। वेलुथम्पी विद्रोह कहां हुआ था? केरल में, केरल में, केरल में। अब प्रश्न यह उठता है कि वेलुथम्पी विद्रोह केरल में क्यों हुआ था? वेलुथम्पी विद्रोह केरल में क्यों हुआ था? देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू किया, और सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेजली अलग अलग क्षेत्रों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहा था। तो लॉर्ड वेलेजली ने केरल के राजा पर दबाव बनाया ताकि केरल सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दे, लेकिन केरल के राजा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, कहा ना करेंगे हम हस्ताक्षर। तो फिर अंग्रेजों ने केरल के राजा को गद्दी से हटा दिया, और उस समय केरल के दीवान हुआ करते थे वेलुथम्पी, केरल के दीवान हुआ करते थे वेलुथम्पी, और केरल के दीवान वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को इतिहास में वेलुथम्पी विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह 1801 के 1805 तक चला था, याद रखने की जरूरत न है कब चला था। सॉरी, 1808 से 1809, हाँ ठीक है, सॉरी 1801 से 5 बोल दी, नहीं सॉरी 1808 से 1809।
अब देखिएगा यहां पर क्या याद रखना है, यहां पर क्या याद रखना है। यहां पर जो है आपको यह बात याद रखना है कि वेलुथम्पी विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? केरल में। कौन राज्य में? कौन राज्य में? और इस चैप्टर में जो जो बोल रहे हैं उतना याद रखिए, फालतू का डाटा पे मत जाइएगा। होगा तो इस चैप्टर का शॉर्ट नोट हम आपको दे देंगे, ये तो बृहद है, शॉर्ट नोट दे देंगे हम आपको, समझ गए? लिख करके दे देंगे, उतना ही चीज आप याद रख लीजिएगा, समझ गए? चलिए, इसके बाद आगे है कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, चेन्नम्मा विद्रोह। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। पहली बात तो यह है कि जो कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह है, यह विद्रोह 1824 से 1829 तक चला था। और इस विद्रोह का ईस्वी याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा? एनसीईआरटी में डाटा बहुत कम रहता है, कंसेप्ट ज्यादा रहता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इस विद्रोह का डेट दिया है, इसलिए हम बोल रहे हैं इस विद्रोह का डेट भी आप याद रखिएगा। यह विद्रोह हुआ है 1824 से 1829 और यह विद्रोह हुआ है कर्नाटक में। कहां हुआ है? कर्नाटक में। तो यह विद्रोह 1824 से 1829 के दौरान कर्नाटक राज्य में हुआ है। कर्नाटक, कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें तो जो कर्नाटक है, जो कर्नाटक है, कर्नाटक में पहले विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य पढ़ाए हैं हम आपको, विजयनगर साम्राज्य। कर्नाटक के राजा 1820 के दशक में हुआ करते थे। राजा मल्ल सर्जा, राजा मल्ल सर्जा, राजा मल्ला सर्जा, सॉरी राजा मल्ला सर्जा 1820 के दशक में कर्नाटक के राजा हुआ करते थे, राजा मल्ला सर्जा। देखिए, राजा मल्ला सर्जा का निधन हो गया। राजा मल्ला सर्जा के निधन होने के बाद राजा मल्ला सर्जा की पत्नी थी रानी चेन्नम्मा। राजा मल्ला सर्जा जो कि कर्नाटक के राजा हुआ करते थे, कर्नाटक के कित्तूर क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, उनके निधन होने के बाद अंग्रेजों ने कर्नाटक का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन कर्नाटक के राजा की पत्नी चेन्नम्मा, चेन्नम्मा उसकी पत्नी का नाम था, मल्ला सर्जा के पत्नी का नाम था चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दी कि ना, हम अपने महाराज का क्षेत्र अंग्रेजों में, अंग्रेजी साम्राज्य को नहीं देंगे, वहां पर हम शासन करेंगे। तो रानी चेन्नम्मा विद्रोह कर दी। रानी चेन्नम्मा को जेल में बंद कर दिया गया। फिर कर्नाटक के उस समय गवर्नर हुआ करते थे रायन्ना, नोट में रायप्पा लिखा हुआ है, रायप्पा को रायन्ना कर लीजिएगा, रायन्ना, 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 रायन्ना हुआ करता था, रायन्ना, रायन्ना, रायन्ना। जब चेन्नम्मा को जेल में बंद कर दिया गया तो कर्नाटक के गवर्नर रायन्ना ने विद्रोह करने लगा और 1829 ईस्वी में जाकर के रायन्ना को भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, बाद में जाकर फांसी पर लटका दिया गया। तो यहां पर तीन बात आपको याद रखना है। एक बात यह कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह किस राज्य में हुआ, दूसरी बात यह कब हुआ, और तीसरी बात यह इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो
कितूर चेन्नम्मा विद्रोह हुआ है कौन राज्य में? कर्नाटक। कौन राज्य में? कितूर चेन्नम्मा विद्रोह कौन राज्य में हुआ है? कौन राज्य में? कितूर चेन्नम्मा विद्रोह कौन राज्य में हुआ है? आए कौन राज्य में? दूसरी बात, कब से कब? कब से कब? और इसके नेतृत्व करता थे चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा और रायन्ना। रानी चेन्नम्मा और तो कितूर चेन्नम्मा विद्रोह के नेतृत्व करता आए बोलिए ना हो। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह के नेतृत्व करता। क्लियर। इसके बाद आगे है रामोसी विद्रोह। कौन विद्रोह? रामोसी विद्रोह। सब विद्रोह पढ़ाएंगे, यही है, आगे पीछे हो सकता है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं न है। अभी नहीं न कहिएगा, नहीं न कहिएगा। आप लोग नहीं कहते हैं, आप लोग बढ़िया हैं इसलिए नहीं कहते हैं। रामोसी विद्रोह, चलिए आगे बताएंगे रामोसी विद्रोह, लेकिन उससे पहले जो है पिछले क्लास में हम कुछ बोले थे। मेरा सोमवार को जो क्लास हुआ था, बुधवार को तो बिट्टुए सर लिए थे, काहे कि मंगलवार को वो लिए नहीं थे, इसलिए बोले कि बुधवार को हम ही लेंगे। तो हम एक बात बोले थे सोच करके आने के लिए, कुछ याद है? होमवर्क सीरीज कैसे चलाया जाए जो प्रभावी हो, सोचे थे आप लोग? सोचे थे? अच्छा, जो सोचे थे खड़ा हो जाइए, तो जो सोचे थे खड़ा हो जाइए। बोलना चाहते हैं तो खड़ा हो जाइए, ठीक है। नहीं बोलना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़की लोग को तो दिमागे नहीं होता है, तो सोचेगी क्या? दिमाग होता है आप लोग को? तो दिमाग होता है तो सोचे थे तो बोलिए उठ करके, तब समझेंगे। तो ये आप लोग साबित कर दिए कि आप लोग के पास दिमाग ना है। हाँ, बस 2 गो लड़का, हे भगवान। हम चाहते एक को लड़की नहीं सोची है, दिमागे ना, बेदिमाग है आप लोग जी। चलिए ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग के भी बातों को सुनिए ना, हमको सुनने दीजिए, बोलिए। दूसरा जो है मंडे को होता है डेली टेस्ट, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है घटना से मंडे को, उसके बाद बुधवार को एक सब्जेक्ट, जैसे अपराधिक बहुत पहले खत्म हो गया, तो वहाँ से एक सब्जेक्ट रोज, एक टॉपिक हर बुधवार, और शुक्रवार को उसी में से साइंस में से कोई एक सेक्टर। अब बहुत ज्यादा बोल दिए, इसमें घिच पिच हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा जो है होमवर्क सीरीज जो है अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, लेकिन आगे होमवर्क सीरीज को इतना बेहतर बनाएंगे ना कि उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, बोलिए आप। क्लास का, अच्छा रुकिए ना, हाँ बोलिए ना, बोलिए, सुन क्या? खुश रहिए। हाँ, अच्छा रुकिए, यहां पर हम एक बात बोलते हैं, जानते हैं, देखिए एगो बात बताते हैं। सैटरडे को टेस्ट लेते हैं ना, कल सैटरडे है ना, हो कल टेस्ट है, टेस्ट नंबर 22 होगा मेरे ख्याल से, 22 होगा ना। हम आपको बता रहे हैं उस टेस्ट में, अब जो है ओपन कर देते हैं ये बात, उस टेस्ट में क्वेश्चन कहां से दिए? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में स्पेशली पता है, दृष्टि क्विक बुक से दिए हैं। और उस टेस्ट में डिस्कशन कहां से लिखे हैं? दृष्टि क्विक बुक से लिखे हैं। अगर आप टोटल 35 टेस्ट होगा, टोटल 35 टेस्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को याद कर लेंगे, दृष्टि क्विक बुक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका क्लियर हो जाएगा।
तो दृष्टि क्विक बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो टोटल 35 टेस्ट 22 टेस्ट हो गया है और 17-18 टेस्ट करवाएंगे, आप सिर्फ उसको याद कर लीजिए। दृष्टि क्विक बुक का सारा महत्वपूर्ण चीज उसमें होगा। दृष्टि क्विक बुक से वहां पर क्वेश्चन देते हैं, समझ गए? तो आपको जो है दृष्टि क्विक बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दृष्टि क्विक बुक के जगह जो है जो टेस्ट लिए हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है, उसको आप रटिए, समझ गए? तो वहां से आपका दृष्टि क्विक बुक क्लियर हो गया। ठीक है, बोलिए अब आगे। हाँ, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, उसका होमवर्क, हाँ, अच्छा ठीक, आप बोलिए। अभी तक संतुष्टि नहीं मिला है, हमको अपने सोचना पड़ेगा, हमको अपने तरीका से ही लागू करना पड़ेगा। बोलिए। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक, खुश खुश रहिए, खुश रहिए। बोलिए बोलिए, क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, भूल गए, हे भगवान। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, सिलेक्टेड, हाँ हाँ। लड़की लोग कोई नहीं बोलेगी, एकदम सब बद दिमाग सब है। चलिए, अब ऑनलाइन क्या बोल रहा है लोग, ये भी देखें। जो पढ़ा दिए हैं वो सब रिवाइज करने के लिए एक लिमिट में, ठीक है, ये तो अच्छा बात है, कर बताऊंगा। ठीक है, एसआई इकराम साहब, आप बता दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पे। सब एक सब्जेक्ट को साप्ताहिक टारगेट रखिए और उसमें और उसी से स्पष्ट करवा दीजिए। क्लास के नोट से ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को ही होमवर्क में चलाइए। चलिए, अब दीजिए तो होमवर्क, आगे सोचेंगे होमवर्क सबके विषय में। क्या था इसमें होमवर्क? विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य था होमवर्क। लोधी वंश होमवर्क था, दोनों था। चलिए आगे सुनिए, अगला होमवर्क है दिल्ली सल्तनत प्रशासन। इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत प्रशासन। कितना क्वेश्चन है देखिए तो, कितना? नहीं नहीं, 11 नहीं होगा, ज्यादा होगा, 26 क्वेश्चन है। हाँ, रहने दीजिए, सिर्फ एक ही चैप्टर रहने दीजिए। नहीं, दो एक और कर लीजिए। कला और स्थापत्य में भी बहुत कम ही क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन है? 12। हाँ, 2 चैप्टर, इससे देख लीजिए। यहां पूर्वावलोकन से होमवर्क दे रहे हैं। चैप्टर नंबर मध्यकालीन भारतीय इतिहास, चैप्टर नंबर 7 और 8, चैप्टर नंबर 7 और 8, 7 और 8, 7 और 8। चलिए जवाब दीजिए तो अब। बताइए तो, आगरा शहर की स्थापना कौन किया?
सिकंदर। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खतौली के युद्ध में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल। कौन सा? सॉरी नागलपुर। नागलपुर। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय किस राजा ने दिया था? विजयनगर। किसने? प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था? देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? हम्पी। कहां मिलता है? हम्पी में। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? यक्षगान। किसका? यक्षगान का। चलिए, इसमें क्या था? 1 से 30। इसमें था 1 से लेकर 30। अब अगला होमवर्क सुनिए। इसमें 30 से लेकर 60, 30 से लेकर 60, पेज नंबर 217 से पेज नंबर 217 से पेज नंबर 223, पेज नंबर 217 से पेज नंबर 223, पेज नंबर 217 से पेज नंबर 223, 217 से 223, क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर याद रखिए 217 से 223, क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60। आगे बताइए तो। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाए? अलाई दरवाजा। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1952 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस रिपोर्ट द्वारा स्थापित? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहां निर्मित की जाएगी? परभनी, महाराष्ट्र। गंधार कला शैली किसका किसका समन्वय है? भारतीय और। पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? पारा ना जी। चेनमेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी रही है? टेबल टेनिस। एंकर शब्दावली कौन खेल में? रिले रेस। प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस संधि के तहत हो? नॉन किंग। कौन संधि के तहत? एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था? 1962। चलिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? कन्नौज। चलिए देखिए, अब इससे आगे जो है आपको देखिए, बात यह है कि जो है होता क्या है कि हम लोग जो है ना थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं। ठीक है, हम हो या बिट्टू सर, हम लोग गुस्सा करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। देखिए, गुस्सा होने का एक कारण ये है कि जो है आपको एक तो युवा है, ठीक है। दूसरा कारण यह है कि देखिए हम लोग, आप पता कर लीजिएगा, अरे पूरा मार्केट ओपन है महाराज, पूरा मार्केट ओपन है, आप पता कीजिए ना जाकर के। जिस लेवल का हम लोग पढ़ाते हैं, जितना ईमानदारी से हम लोग आपको पढ़ाते हैं, उतना ईमानदारी से कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। और जिस लेवल का हम लोग पढ़ाते हैं उस लेवल का कोई नहीं पढ़ाता है। गुस्सा होने का दूसरा कारण यह भी है। तीसरा, कम पैसा में जितना सुविधा हम आपको देते हैं, बहुत कम पैसा है, जितना सुविधा दे रहे हैं उसके मुताबिक हम बोल रहे हैं। आपका 35 गो टेस्ट ले रहे हैं, एक टेस्ट में आप फोटो स्टेट जाके निकालिए ना कितना होता है। सिर्फ फोटो स्टेट निकालिए,
रूम रेंट, बिजली बिल, टेस्ट में आप आते हैं, पंखा चलता है, बिजली जलता है, स्टाफ लगता है। अब 3,000 4,000 रुपया दिए हैं, 5,000 फी है, 5,000 बहुत कम लोग दिए हैं, 3,000 4,000 मैक्सिमम लोग दिए हैं, ऑनलाइन में 2100 रुपया है, इतना सब चीज दे रहे हैं, इतना सब चीज करवा रहे हैं, फिर भी आप लोग का हम कौन आधार पे सुनेंगे? सुनने का कोई आधार न है। कौन चीज, कौन आधार पे आपका हम सुनेंगे? तो क्यों सुनेंगे हम आपका? समझे? तो इसलिए सुनना नहीं पसंद करते हैं, सुनाना पसंद करते हैं, सुनना नहीं। और जो पहले से निगेटिव है, जो पहले से निगेटिव है, उसका कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता है। समझ गए? और आपको बता दे कि आगे जो है जितना वैकेंसी आएगा, 1288 वैकेंसी आएगा, 1288 विद्यार्थी को चूज करेंगे, 1288 वैकेंसी आएगा, 1288 विद्यार्थी को संस्थान से चूज करेंगे। विद्यार्थी तो हजारों है मेरे पास, जैसे आपका बैच है, आपके बैच में जो पढ़ाए हैं वहां से क्वेश्चन देंगे, 90% एक्यूरेसी रहेगा, 100 में 90 क्वेश्चन सही कीजिएगा, आपको 1288 में सिलेक्ट करेंगे और आप पे विशेष मेहनत करेंगे। समझ गए? हर बैच से विद्यार्थी को चूज करेंगे, कुछ विद्यार्थी को हॉस्टल में रखेंगे, कुछ को जो है लाइब्रेरी में रखेंगे। समझ गए? आगे प्लान है 1288, जितना वैकेंसी आएगा उतना विद्यार्थी को चूज करेंगे। और अभी जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, आगे होमवर्क के विषय में आप लोग जो राय दिए उसमें से कुछ राय हमको पसंद आया, कुछ राय पसंद नहीं आया, तो अब हम भी अपना तरीका से हॉस्टल चलाए हैं, सब चीज चलाए हैं, होमवर्क सीरीज चलाए हैं, तो अब उसमें सबका कंक्लूजन निकालते हैं कि बेहतर क्या होगा, कि आपको बोझ भी ना पड़े, चीजों का रिवीजन भी आप पीछे पढ़े हुए चीजों का रिवीजन भी आप करते रहे और आपका सिलेबस भी आगे बढ़ता रहे, आप आगे भी बढ़ता रहे। समझ गए? तो ये चीज है, इसको लेकर के सोचते हैं, विचारते हैं। अभी जैसे चल रहा है चलने दीजिए, बाद में जो है इस पर सोचेंगे, विचारेंगे, तो फिर जो है करेंगे। समझ गए? चलिए ठीक है, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए।